नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नेपाल में रुपे कार्ड शुरू होने से दोनों देशों के बीच आर्थिक संपर्क बढ़ेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दुगना करने के लिए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। जम्मू कश्मीर सरकार डल झील में 5 पर्यटक गांव विकसित करेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। यूक्रेन की सेना ने समूचे कीव क्षेत्र को फिर से अपने नियंत्रण में लिया। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू। FIH प्रो लीग 2021-22 के प्रारंभिक मैच में भारतीय हॉकी टीम ने इंग्लैंड को 3-2 से हराया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 23 रन से पराजित किया। समाचार प्रभात में मुकेश कुमार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। भारत और नेपाल के बीच 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की कल नई दिल्ली में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के दौरान ये समझौते किए गए। बैठक में दोनों नेताओं ने आपसी साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों के बीच सहयोग विस्तार के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर श्री मोदी और श्री देउबा ने कई परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। उन्होंने बिहार के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच यात्री रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने संयुक्त रूप से सोलू कॉरिडोर, 132 किलोवाट क्षमता की बिजली पारेषण लाइन और नेपाल में बिजली उपकेंद्र का भी उद्घाटन किया। हम दोनों सहमत हैं कि हमें पावर सेक्टर में सहयोग के अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमारा ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट ऑन पावर कॉर्पोरेशन भविष्य में सहयोग का ब्लूप्रिंट साबित होगा। हमने पंचेश्वर परियोजना में तेज गति से आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया है। यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध होगा। हमने भारतीय कंपनियों द्वारा नेपाल के हाइड्रो पावर डेवलपमेंट योजनाओं में और अधिक भागीदारी के विषय पर भी सहमति व्यक्त की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री देउबा ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच ऐसे आपसी संबंध दुनिया में कहीं भी नहीं हैं। श्री मोदी ने ये भी कहा कि नेपाल में रुपे कार्ड शुरू होने से हमारे आर्थिक संपर्क में एक नया अध्याय जुड़ेगा। प्रधानमंत्री देउबा जी और मैंने व्यापार और सभी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी उस इनिशिएटिव्स को प्राथमिकता देने पर भी सहमति जताई। जयनगर कुर्था रेल लाइन की शुरुआत इसी का एक भाग है। दोनों देशों के लोगों के बीच सुगम, बाधा रहित आदान प्रदान के लिए ऐसी योजनाएं बेहतरीन योगदान देगी। नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत हमारी फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सुरक्षा और संरक्षण संस्थानों के बीच और सहयोग को सुदृढ़ करने पर बल दिया। भारत और नेपाल के ओपन बॉर्डर्स का अवांछित तत्व द्वारा दुरुपयोग न किया जाए, इस पर भी आज हमने चर्चा की। अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी संस्थाओं के बीच गहन सहयोग बनाए रखने पर भी हमने बल दिया। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत भारत नेपाल संबंधों के भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कारगर सिद्ध होगी। नेपाल के प्रधानमंत्री श्री देउबा ने कहा कि भारत नेपाल संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर मैत्रीपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने दोनों देशों के बीच मैत्री संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए विचार विमर्श किया। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच बातचीत रचनात्मक और प्रगतिशील रही, जिसमें सुरक्षा, विकास और व्यापार जैसे क्षेत्र शामिल थे। उन्होंने कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। श्री श्रृंगला ने कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री की यात्रा का
सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ऊर्जा क्षेत्र में रहा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने उत्पादन और पारेषण सहित विद्युत व्यापार के समूचे परिदृश्य में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कल आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री डैन टेन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी वर्चुअल माध्यम से इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस समझौते को बहुत कम समय में अंतिम रूप दिया गया है। इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपसी विश्वास का पता चलता है। यह हमारे द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सचमुच एक वाटरशेड मोमेंट है। हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने का बहुत पोटेंशियल है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस एग्रीमेंट से हम इन अवसरों का पूरा लाभ उठा पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस समझौते से कई क्षेत्रों में दोनों देशों के लिए आर्थिक साझेदारी के लिए नए रास्ते खुलेंगे। श्री पीयूष गोयल ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी और औषध उद्योग सहित कई क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इस समझौते से आपसी संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। I'm grateful that Australia has agreed to resolve a long pending double taxation agreement arrangement issue which was going on for some time between our IT sector, our Indian IT industry providing high quality, very valuable services to support the Australian economy. That issue has also been finally resolved between the two countries. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तुर्कमेनिस्तान की यात्रा के तीसरे दिन आज पीपल्स मेमोरियल मॉन्यूमेंट, खेल परिसर और अशकाबाद में योग तथा पारंपरिक औषधि केंद्र का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद खेल परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान भी देखने जाएंगे। वे भारत के राजदूत और संस्थान के प्राचार्य द्वारा भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 30 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी करने संबंधी समारोह में भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान में इंडिया कॉर्नर का उद्घाटन भी करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार के विरुद्ध आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन होगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेतृत्व में सरकार के भाग्य का फैसला सवेरे 11:30 बजे नेशनल असेंबली के महत्वपूर्ण सत्र में होगा। इस बीच इमरान खान ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव उन्हें हटाने की वैश्विक साजिश का एक हिस्सा है। उन्होंने पहले ही इस्तीफा न देने की बात दोहराई है। इमरान खान की सरकार नेशनल असेंबली में बहुमत खो चुकी है क्योंकि उनके प्रमुख सहयोगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस बीच अविश्वास प्रस्ताव से पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मतदान पर रोक लगाने की मांग की गई है। यूक्रेन की सेना ने समूचे कीव क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया है। एक फेसबुक पोस्ट में यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री हन्ना मलियार ने कहा कि रूस की सेना कीव के निकट कुछ प्रमुख शहरों से लौट गई है। उन्होंने कहा कि इरपिन, बुजा, गोस्तिमल और पूरा कीव क्षेत्र खाली हो गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार ओलेक्सी अरेस्तोविच ने बताया कि इस सप्ताह कीव के आसपास सैन्य कार्रवाई कम करने की रूस की घोषणा के बाद यूक्रेन की सेना ने इस क्षेत्र में 30 से अधिक शहरों और गांवों पर फिर कब्जा कर लिया है। इस बीच रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन के साथ रूस की बातचीत आसान नहीं है, फिर भी वे बातचीत जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रूस यूक्रेन के साथ पड़ोसी देश बेलारूस में बातचीत जारी रखना चाहता है, लेकिन यूक्रेन इसका विरोध कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नेपाल में रुपे कार्ड शुरू होने से दोनों देशों के बीच आर्थिक संपर्क बढ़ेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने के लिए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए।
जम्मू कश्मीर प्रशासन डल झील में 5 पर्यटक गांव विकसित करेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। यूक्रेन की सेना ने समूचे कीव क्षेत्र को फिर से अपने नियंत्रण में लिया। रमजान का महीना आज से शुरू। FIH प्रो लीग 2021-22 के प्रारंभिक मैच में भारतीय हॉकी टीम ने इंग्लैंड को 3-2 से शिकस्त दी और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 23 रन से पराजित किया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्रीनगर की डल झील में 5 गांव विकसित करने का फैसला किया है। ये गांव हैं कचरी मोहल्ला, सोफी मोहल्ला, टिंडा मोहल्ला, अखून मोहल्ला और सब्जी बाजार। इन गांवों में निवासियों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं होंगी। वे पर्यटकों को घर में रुकने की सुविधा भी प्रदान करेंगे। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने डल झील के आंतरिक भागों का निरीक्षण किया और पर्यटक गांव के विकास के लिए जारी कई कार्यों की समीक्षा की। श्री मेहता ने अधिकारियों से पर्यटक गांव विकसित करने के लिए डल झील के गांवों के समग्र विकास की व्यापक योजना तैयार करने को कहा। जम्मू कश्मीर में मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने कल झेलम नदी में पहली नौका मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया। इसका आयोजन जम्मू कश्मीर खेल परिषद ने किया। 10 महिला एथलीटों सहित लगभग 100 प्रतिभागियों ने इस मैराथन में हिस्सा लिया। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान रिकॉर्ड कोयला उत्पादन होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। देश की सभी कोयला कंपनियों को बधाई देते हुए श्री जोशी ने उनसे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का आह्वान किया। देश के कोयला क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 8.55% की दर से 777 मिलियन टन का उत्पादन किया है, जबकि पिछले वर्ष उत्पादन 716 मिलियन टन था। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि नवाचार और सुधारों के कारण ये उपलब्धि हासिल हुई है। कोविड महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय कोयले की बढ़ी कीमतों के कारण आयात में कमी और कोयले की तेजी से बढ़ती घरेलू मांग के वर्तमान उपलब्धि को और अधिक उल्लेखनीय बनाया है। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कल वेबसाइट टेम्पल 360 का शुभारंभ किया। श्रीमती लेखी ने कहा कि कोरोना के दौरान लोग मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाते थे और कई कारणों से मंदिर नहीं जा पाते हैं। अब लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म टेम्पल 360 वेबसाइट पर 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से लोग ई दर्शन, ई आरती और ई प्रसाद में शामिल हो सकते हैं। टेम्पल 360 एक ऐसी वेबसाइट है जहां देश में कोई भी कभी भी और कहीं से भी अपनी पसंद के मंदिरों के दर्शन कर सकता है। इसकी सहायता से पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों की भव्यता को डिजिटल रूप में भी देखा जा सकता है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 184 करोड़ 64 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 11 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। 12 से 14 वर्ष के 1 करोड़ 84 लाख से अधिक बच्चों को टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 साल से अधिक उम्र के लाभार्थियों को 2 करोड़ 34 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कल चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा समेत 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सुरक्षित वातावरण में महिलाओं और बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करना देश के सतत और समान विकास और आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन करने के लिए जरूरी है। सुश्री ईरानी ने कहा कि मंत्रालय का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए जारी कल्याणकारी योजनाओं में अंतर कम करना है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मोड में लागू किए जाने के लिए मंत्रालय की 3 महत्वपूर्ण योजनाओं मिशन पोषण, द्वितीय चरण, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य को मंजूरी दी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं का बड़ी संख्या में सिविल सेवाओं में चयन हो रहा है। इसके अलावा मंत्रालय की प्रतिभा को बढ़ावा देने की नीति के कारण परीक्षाओं में भी वे सफल हो रहे हैं। श्री नकवी ने कल मुंबई में अंजुमन-ए-इस्लाम की यूपीएससी अकादमी
सिविल सेवा और अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए आवासीय कोचिंग कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 2014 से पहले केंद्र सरकार की नौकरियों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की भागीदारी 5% से भी कम थी, जो अब बढ़कर 10% से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि इस नीति के जमीनी स्तर पर परिणाम सामने आ रहे हैं। देश के कई हिस्सों में कल शाम चांद दिखाई दिया। इसके साथ ही रमजान का महीना आज से शुरू हो गया है। आज रोजे का पहला दिन है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है और रमजान के 30 रोजे पूरे होने के बाद ईद मनाई जाती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान पर लोगों को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा कि रमजान का महीना ईश्वर में आस्था, जीवन में पवित्रता और गरीबों के प्रति करुणा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि रमजान का ये महीना लोगों को गरीबों की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही ये हमारे समाज में शांति, सद्भाव और करुणा की भावना को बढ़ाएगा। FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, समाज सुधार और कला जगत से जुड़ी महान विभूति कमला देवी चट्टोपाध्याय की जयंती है। वर्ष 1903 में 3 अप्रैल को मंगलुरु में उनका जन्म हुआ था। उस समय के आम प्रचलन के अनुसार 14 वर्ष की अबोध उम्र में ही उनका विवाह कर दिया गया था। विवाह के 2 वर्ष बाद वे विधवा हो गई। बाद में कमला की मित्रता सरोजिनी नायडू की छोटी बहन सुहासिनी चट्टोपाध्याय से हुई, जिन्होंने कमला को अपने बड़े भाई हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय से मिलवाया। कला और थिएटर के प्रेमी कमला और हरिंद्रनाथ ने भारी सामाजिक विरोध के बावजूद विवाह कर लिया। कमला के ससुर एक प्रगतिशील विचारक थे। उन्होंने कमला को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। 1927 में कमला इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गईं और स्वयं को स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दिया। वे सेवा दल में आ गईं और इसके बाद नमक सत्याग्रह की प्रबल और मुखर समर्थक बन गईं। वे 1930 में नमक सत्याग्रह में बॉम्बे समुद्र तट पर नमक बनाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा घोषित 7 सदस्यों के नेतृत्व दल में भी शामिल थीं। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तब कमला देवी इंग्लैंड में थीं। उन्होंने अन्य देशों के समक्ष भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिए तुरंत विश्व भ्रमण शुरू कर दिया और युद्ध के बाद आजादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया। 1947 के बंटवारे के दौरान कमला देवी ने प्रवासियों के लिए नए घर की व्यवस्था करने में अथक परिश्रम किया। उन्होंने बंटवारे की यातना भुगत रहे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी मदद की। कमला देवी ने महिला उत्थान के लिए अनवरत कार्य किया। उन्होंने सहकारी आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई, जिससे देश में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिली। कमला देवी का कला से गहरा लगाव था। उन्होंने भारत में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का अनवरत प्रयास किया। उन्होंने हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग के पुनरुत्थान पर ध्यान केंद्रित किया। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। बाद में कमला देवी चट्टोपाध्याय ने संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षता की। उन्होंने लगभग 20 पुस्तकें भी लिखी, जिनमें से अधिकांश विदेश यात्राओं के दौरान उनके व्यक्तिगत अनुभवों से प्रेरित हैं।
उन्हें उत्कृष्ट कार्यों के लिए सन 1955 में पद्म भूषण और 1987 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। सामुदायिक नेतृत्व के लिए उन्हें 1966 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। 1974 में संगीत नाटक अकादमी ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान रत्न सदस्य और शांति निकेतन ने अपने सर्वोच्च सम्मान देशिकोत्तमा से सम्मानित किया। 29 अक्टूबर 1988 को कमला देवी चट्टोपाध्याय ने अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की ओर से महान विभूति कमला देवी चट्टोपाध्याय को शत शत नमन। आज हम ब्रिटिश भारतीय सेना में लुधियाना सिख रेजिमेंट के सिपाही बूटा सिंह, चूहूर सिंह और इमाम अली की भी याद कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। वे 1857 में सतलज डिवीजन में नियुक्त थे। दिल्ली और मेरठ की गतिविधियों से प्रभावित इन सिपाहियों ने आजादी की पहली लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध में सक्रिय भाग लिया। हालांकि ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विश्वासघात और विद्रोह का आरोप लगाया गया। बूटा सिंह, चूहूर सिंह और इमाम अली को मौत की सजा सुनाई गई और 3 अप्रैल 1858 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। देश के इन महान सपूतों को हमारा शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल हों। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल भुवनेश्वर में FIH प्रो लीग के पहले मैच में इंग्लैंड को शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। शूटआउट में अभिषेक ने 2 और राजकुमार पाल ने 1 गोल किया, जबकि गोलकीपर कृष्ण पाठक ने 4 गोल बचाकर भारत को बोनस अंक दिलाया। FIH प्रो लीग के नियमों के अनुसार 4 क्वार्टर के बाद यदि मैच बराबर रहता है तो इस मैच को ड्रॉ माना जाता है और दोनों टीम को 1-1 अंक दिया जाता है। इसके बाद शूटआउट मैच होता है और इसके विजेता को एक अतिरिक्त बोनस अंक दिया जाता है। दोनों टीम एक बार फिर आज होने वाले दूसरे मुकाबले में आमने सामने होंगी। दक्षिण अफ्रीका में FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने पूल डी के मैच में वेल्स को 5-1 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की है। इस जीत के साथ ही भारत 3 अंकों के साथ पूल डी में शीर्ष पर है। आज भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा। भारतीय टीम शुक्रवार से शुरू हो रहे क्वार्टर फाइनल मुकाबलों से पहले अपने अंतिम पूल मैच में मलेशिया के साथ खेलेगी। और IPL क्रिकेट में कल रात पुणे में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रन से हरा दिया। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 171 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 9 विकेट पर 157 रन की पारी खेली।
इसके पहले मुंबई में एक अन्य मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 23 रन से पराजित कर दिया। मुंबई में आज शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। और अब मौसम। दिल्ली और मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। जम्मू मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर, लेह और गिलगित में बादल छाए रह सकते हैं। हैदराबाद और विशाखापत्तनम में भी बादल छाए रहेंगे। पुदुचेरी, तिरुवनंतपुरम में हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। और मुकेश, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में आज क्या विशेष है? जी हां चंद्रिका, नेपाल के साथ आपसी विश्वास और सहयोग के समझौते आज अखबारों की बड़ी सुर्खी बने हैं। हिंदुस्तान नई इबारत शीर्षक से लिखता है, सीमा विवाद सुलझाने पर भारत नेपाल राजी। दोनों देशों के बीच सीधी रेल सेवा की शुरुआत भी सभी अखबारों में है। अमर उजाला के शब्द हैं, नई पटरी पर भारत नेपाल के रिश्ते। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार समझौते पर जनसत्ता लिखता है, 6000 से ज्यादा भारत के उत्पाद अब शुल्क मुक्त पहुंच सकेंगे। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, ऑस्ट्रेलिया ने 95% भारतीय वस्तुओं को बाजार शुल्क से छूट दी। हरिभूमि ने लिखा है, चीन के कर्ज के जाल में फंसे श्रीलंका के हालात मुश्किल दौर में भारत ने 40,000 मीट्रिक टन डीजल भेजा। पाकिस्तान में आज इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर लगभग सभी अखबारों की नजर है। हरिभूमि ने लिखा है, मतदान आज संभव। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, इमरान के सियासी भविष्य का फैसला आज। राष्ट्रीय सहारा ने मौसम विभाग के हवाले से लिखा है, गर्मी ने मार्च में 122 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा। पूरे देश में 1901 के बाद पहली बार अधिकतम औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड दर्ज किया गया। दैनिक भास्कर लिखता है, मैदानों की तरह तपने लगे हैं पहाड़। दिल्ली समेत 9 राज्यों में लू की चेतावनी, अगले 10 दिन तक वर्षा के आसार नहीं। नमी नहीं होने से सूखी हवाई चलेंगी। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, दिल्ली विश्वविद्यालय की ऑफलाइन परीक्षा के लिए अतिरिक्त 30 मिनट के साथ ही अधिक विकल्प मिलेंगे। चांद दिखाई देने के साथ ही देश में आज से रोजे शुरू होने की खबर हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स ने दी है। नव संवत्सर पर कल विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के चित्र भी अखबारों में हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नेपाल में रुपे कार्ड शुरू होने से दोनों देशों के बीच आर्थिक संपर्क बढ़ेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दुगुना करने के लिए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। जम्मू कश्मीर प्रशासन डल झील में 5 पर्यटक गांव विकसित करेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। यूक्रेन की सेना ने समूचे कीव क्षेत्र को फिर से अपने नियंत्रण में लिया। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू। FIH प्रो लीग के प्रारंभिक मैच में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को 3-2 से पराजित किया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 23 रन से पराजित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।